बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो वाकयात छोटे छोटे से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जनाब। एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ रायविंड का। नए मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और मुशर्रफ साहब वाज द प्रेसिडेंट देन। चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। और इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे टाइम दिया गया और टाइम ये था कि जनाब मैं वहाँ पे जाके मियां नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करूँगा। ये 2008 के मेरे ख्याल में शुरू का वाकया। मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, उससे पहले जो हुआ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इंटरव्यू शुरू हुआ। मैंने उनसे एक सवाल किया और मैंने उनसे कहा कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता था, आप प्राइम मिनिस्टर थे और चीफ एग्जीक्यूटिव थे इस मुल्क के, और आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट भी कर सकते थे, उनको निकाल भी सकते थे। आपने एक नेवल चीफ को निकाला, उससे बाद जनाब एक आर्मी चीफ को निकाला, फिर बारी आई मुशर्रफ की। तो मुशर्रफ को भी अगर आप इसी तरह बुला के अगर उनको घर भेज देते जैसे पहले एक नेवल चीफ और आर्मी चीफ को भेजा, तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना था। लेकिन मियां साहब ने जो जवाब दिया वो मैं शायद शेयर ना कर सकूं। लेकिन मसला ये है कि मियां साहब ये के साथ हर किसी की बनती क्यों नहीं है, और ख़ास तौर पे खाकी वालों की क्यों नहीं बनती है, जबकि खाकी वाले मियां साहब का ख्याल भी रखते हैं, मियां साहब की इज्जत भी करते रहे, मियां साहब के साथ चलते भी रहे, कोशिश करते रहे कि उनके साथ चले। लेकिन क्या वजूहात है कि मियां साहब ही हमेशा सींग फंसा कर बैठ जाते हैं, और उसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगा, कोई पर्सनल रीज़न, वो मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहूँगा। इसके अलावा 5 साल का दौरे हुकूमत, और 5 साल में आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे और कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखने को नहीं मिली। कोई ऐसा बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, जेल में नहीं भेजा गया जिसको जनाब कहा जाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई हो उसके खिलाफ। एंड सो मच सो कि मीडिया वाले भी, उन्होंने भी फ्रंट फुट पे आके खेला और वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहे, बहुत हॉस्टाइल एटीट्यूड था। लेकिन ना तो जरदारी साहब की तरफ से कोई जवाब आता था, ना जनाब उनकी जो टीम थी, उनके जो हवारी थे, उनकी तरफ से कोई जवाब आता था। अब आगे जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स पेश किए, और अभी मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने जो पॉइंट्स पेश किए, 11 पॉइंट्स उन्होंने पेश किए, और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि जनाब ये 11 पॉइंट्स पे अमल दरामद हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इन 11 के 11 जो पॉइंट्स हैं, इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका कोई मॉडस ऑपरेंडी होगा डेफिनेटली, वो भी मैं जानना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब और फवाद चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब से शुरू करूँगा। फवाद साहब, 11 पॉइंट्स विच इमरान खान साहब केम अप विद, बहुत अच्छे पॉइंट्स, वेरी नाइस, और सब चाहते ये हैं कि इनको जनाब इन पे अमल दरामद हो और इन पे सच्चे दिल से अमल दरामद हो। हाउ कैन दीज पॉइंट्स, दीज 11 पॉइंट्स बी इम्प्लीमेंटेड जी? ये जो हमने 11 पॉइंट्स दिए हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, और अब इंशाल्लाह जो इसकी डिटेल्स हैं कि किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होगी, मिसाल के तौर के ऊपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम क्या चाहते हैं, उसका पेपर आ रहा है। इसी तरह से जब इमरान खान एजुकेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि एक सिंगल सिलेबस होना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसका पेपर ला रहे हैं। हेल्थ 5 लाख रुपये तक का दिया, वो कैसे वहाँ पे कामयाब हुआ, क्या हो रहा है, उसके मुताबिक जो है वो बाकी पाकिस्तान में हम लेके आना चाह रहे हैं, उसके ऊपर तफसील जो है इंशाल्लाह देंगे। तो अब 11 पॉइंट्स जो इमरान खान ने जिस इख्तिसार के साथ जितना मुमकिन था, अगर मेरा ये ख्याल नहीं कि 1985 के बाद इतनी तवील तकरीर किसी लीडर की हो और जिस तरह से लोगों ने बैठ के इन्हमाक से सुनी, लेकिन उसमें फिर भी ज़ाहिर है 11 पॉइंट की जो मुकम्मल तफसील है, डील जो है वो अब इंशाअल्लाह ताला हम देना शुरू करेंगे, और इलेक्शन से पहले जो हमारा तफसीली मैनिफेस्टो आया है वो भी आ जाएगा, और इसके ऊपर जो अमल दरामद के पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। एक छोटा सा और सवाल करूंगा, फिर मैं चांडियो साहब के पास जाऊंगा। आप लोग क्या चाहेंगे कि 18th अमेंडमेंट में अगर उसको ख़त्म ना किया जाए तो एटलीस्ट उसके कुछ क्लॉजेस पे तरमीम की जाए?
कुछ क्लॉजेस में तरमीम तो ज़रूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर जो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो तरमीम है, जिस तरीके से उसका स्टैंडर्डाइज जो है उसका गिरा दिया गया है, उसको जो है हायर एजुकेशन को हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया और उसके बाद जो मेडिकल है, जो दवाइयाँ हैं, उनको आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बाद एक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर पैनाडोल ही अगर आप लें तो उसको सिंध में उसका स्टैंडर्ड और है, पंजाब में और है, केपी में और है। तो इसको जो खसूसी तौर के ऊपर इन इशूज़ को देखने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक इख्तियार और वसाइल सूबों को ट्रांसफ़र हुए हैं वो उसकी हम मुकम्मल हमायत करते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आर्टिकल 140A के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, जो सिंध ने और पंजाब ने और बलूचिस्तान ने नहीं किया। खाली खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट बनी है, बाकी तीनों सूबों में सिर्फ नाम की लोकल गवर्नमेंट है। और हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आके इंश्योर करेंगे कि आर्टिकल 140A मुकम्मल तौर के ऊपर जो है उस पर अमल दरामद हो और हम एक बराह रास्त मुंतखब हुकूमतें लाएंगे लोकल गवर्नमेंट की, जिनको हम सूबाई इख्तियारात जो है वो फर्दर फिर उनको डिवॉल्व करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर या तहसील के ऊपर। चार्नियो साहब, ये जो 3 पॉइंट जो रेज किए हैं फवाद चौधरी साहब ने 18th अमेंडमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट्स को उसको जनाब इतना स्ट्रेंथन करने वाली बात की है। हेल्थ और एजुकेशन का इशू जो है वो 18th अमेंडमेंट में वाकई ही आ रहा है। सो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, वो 18th अमेंडमेंट में कुछ क्लॉजेज में चेंज लाना चाहिए। मेहरबानी, पहली बात तो ये जो लोकल गवर्नमेंट के मुतालिक इनका ख्याल है, ये मुशर्रफ का ख्वाब है कि नहीं, सूबों की अपनी हैसियत है। अच्छा। आप सूबों की हैसियत का इनकार कैसे करेंगे? जरूर इदारों को अख्तियार दें, लेकिन सूबा तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा। जो कौमें हैं, जो मुल्क का वफाक है, उसकी एक पूरी इकाई को आप खत्म करके लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार देंगे तो ये तो नहीं चला। मुशर्रफ ने किया, सूबाई हुकूमत का कोई तस्वीर ही नहीं था। लोकल गवर्नमेंट के लोग थे, MQM के लोग आए कराची, तो वहां तो आपकी ख्वाहिशें थी मुशर्रफ की MQM को ताकतवर करके औरों को कुचलने की, लेकिन आप तो खालिद सियासी पार्टी बनकर आएंगे, तो कैसे हो सकता है? और जब ये नुकता लाएंगे, मैं समझता हूं इनको रुकावटें होंगी, ऐसे नहीं। दूसरी बात है कि ये कहते हैं कि हम करेंगे, ये तब कर सकते हैं जब वफाक में हुकूमत बनाए और चारों सूबों में भी इनकी हुकूमत बने। अच्छा, अगर नहीं, चारों सूबों में हुकूमत नहीं बनेगी, ये कैसे वहां कानून पास करवा सकेंगे? तैलीम का ये जो 18वीं तरमीम है वो आप अख्तियार कैसे वापस लेंगे? पावर आ जाए मरकज में, इनको सूबों में इनका है। अब ये दिन कब आएगा? मैं उनके लिए कोई बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन फिलहाल तो ख्वाब है कि सिंध में हुकूमत इनकी बनेगी, पंजाब में इनकी हुकूमत बनेगी और चारों सूबों में ये तब्दील लाएंगे। और दूसरी बात, 18वीं तरमीम कौम, पूरी कौम के एतमाद के साथ है, पूरी पार्लियामेंट की हिमायत उसको हासिल थी, तब वो आई। उसको तब्दील करना किसी की हिम्मत की बात नहीं है। जो करेंगे उनको 3 सूबे में बड़ी मुश्किल सूरत हाल दरपेश होगी। लेकिन एक चीज तो इशू तो दो इशूज तो डेफिनेटली है ना जी, एजुकेशन का और हेल्थ का इशू तो है। उसमें अथॉरिटीज बन सकती है, कोई कानून साजी ऐसी हो सकती है जो इनके दवाओं के जो उनका है स्टैंडर्ड है उनको देखने का, तालीम के अगर कोई निसाब की जब बात करते तो ये सब हो सकता है। लेकिन फिर भी इनको सेहत वाले मामले पे तो कम शायद मुश्किल इनको आए, तालीम में तो आएगी। ये जब हीरोज पेश करते हैं, पख्तूनख्वा में किसी और को देखा जा रहा है, सिंध में कुछ और लोगों को देखा जाता है, पंजाब में कोई और हीरोज है, ये कैसे इनका बनेगा इसका सिलेबस? हाँ, हेल्थ में हो सकता है मिलकर चारों सूबों बैठे, बाकी अकेले तौर पर एक ही सूरत है, PTI मरकज में भी आ जाए, अगली इलेक्शन में चारों सूबों में भी आ जाए, फिर तो मालिक है, जो चाहेंगे करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। सो आप एक चीज पे इत्तेफाक करते हैं कि जनाब एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न 18वीं तरमीम में चेंज लाने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है, और लेकिन जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है या लोकल बॉडीज पे तो आप बिल्कुल आप चाहते हैं? मैं बिल्कुल ये जुमला कहूंगा ही नहीं। अच्छा। कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में कोई तब्दील लाने के तैयार नहीं, ये भी नहीं कहा। अच्छा। मैं कह रहा हूं जो उसके क्वालिटीज पर जो या स्टैंडर्ड पे जो दवाइयों की मेडिसिन पे हो रहा है उस पर कोई इंतजाम हो सकता है। अच्छा। चारों सूबों की रजा से, ठीक, चारों सूबे बैठ के कोई ऐसी अथॉरिटी या ऐसा कंट्रोल को दवाइयों का जिंदगी का मसला है, ठीक, उस पर तो नहीं हो सकता। एजुकेशन पे नहीं हो सकता। नहीं, उस पर देखिए पूरे दुनिया में वफाक चल रहे हैं, बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। हमने एक वफाक को हवा बना दिया है, ऐसे जैसे देव कोई आ रहा है। उसमें पुरानी पार्टियां भी थी, नई पार्टियां भी है। हम इसको वफाक को हल्का फुल्का सा ले, मुल्क को चलाने का एक इंतजाम है।
अब उसमें जिस सूबे में जो बात कमी हो, जो वफाक के लिए नुकसान हो, पाकिस्तान के लिए वकार के खिलाफ हो, उसमें बातचीत हो सकेगी, उसको ठीक कर सकेंगे। फवाद चौधरी साहब, चांडियो साहब हैज अ पॉइंट, if you get like absolute majority तो then he thinks के things can be worked out as far as health is concerned. local bodies पे तो वो बिल्कुल कहते हैं जी ऐसा नहीं हो सकता, और एजुकेशन पे भी नहीं हो सकता क्योंकि हर सूबे के डिफरेंट हीरोज हैं, एंड हाउ विल यू मेक अ सिलेबस आउट ऑफ इट? अच्छा, पहली बात तो यह है कि इंशाल्लाह यही होने जा रहा है। पीटीआई जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में ही इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रही है। आप जो सिंध की गलतफहमी है चांडियो साहब को और पीपल्स पार्टी को, वो 31 मई के बाद इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अभी तक उनको लग रहा है कि पता नहीं सिंध पे जिस तरह जबर की हुकूमत हम कर रहे हैं यही कंटिन्यू करेगी, ये तो नहीं होने वाला। और पंजाब में और केपी में तो हालत ये है कि अगर पीपल्स पार्टी वाले अपने टिकट के साथ जूसर और वॉशिंग मशीन भी दें तो शायद कोई टिकट नहीं लेगा इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है। लिहाजा ये जो रीजनल थिंकिंग इस वक्त पीपल्स पार्टी में जो चांडियो साहब एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी इंटीरियर सिंध के बाद, जो अनफॉर्चुनेट है। बेनजीर भुट्टो शहीद की इतनी बड़ी पार्टी, वफाक की इतनी बड़ी, जो कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, उस पार्टी को, और आज तो खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया कि किस तरह से मदद की पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी साहब को हैंड ओवर करने के लिए पीएमएलएन ने। तो जब ये नवाज शरीफ ने और पीएमएलएन ने साजिश की पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब के हैंड ओवर करने में, तो जाहिर है कि फिर उसमें यही कुछ होना था जो हमने देखा है। जहाँ तक एजुकेशन के मुतालिक बात है, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में फेडरल सब्जेक्ट होता है, हीरोज जो हैं वो प्राइमरी लेवल की बात है, वो तो डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि चांडियो साहब के ख्याल में अगर डिस्ट्रिक्ट्स मजबूत हो तो सूबा कमजोर होता है। हालांकि अगर सखर मजबूत होगा, हैदराबाद मजबूत होगा, कराची मजबूत होगा, मीरपुर खास मजबूत होगा, तो अल्टीमेटली सिंध मजबूत होगा। और इसी तरीके से लोगों को देखा जाता है, जोग्राफी की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वहां बसने वाले लोगों की अहमियत होती है। सो लोगों को अहमियत दें। जहां तक इंशाल्लाह पीटीआई का ताल्लुक है, हम आर्टिकल 140A को इंश्योर करेंगे। ये आर्टिकल 140A की इस वक्त जो कानून बनाए हैं सिंध ने और पंजाब ने और बलूचिस्तान में, वो वायलेटिव है आर्टिकल 140A के, और वफाक की और सूबों की जिम्मेदारी है कि वह इनके ऊपर अमल दरामद करें, और हम करवाएंगे और हमें आता है करवाना। मैं ये कर्ज करूं, मेरे भाई हैं, 2-3 अदलिया के फैसले ऐसे आए हैं जिन्होंने उनका लहजा तब्दील कर दिया है। अच्छा, पूरे मुल्क को डिक्टेट करने पर तैयार हो गए हैं। ये ऐसा नहीं होगा, ये होने जा रहा है। ये अदलिया का फैसला नहीं है, ये अवाम का फैसला है, ये सूबे का फैसला है, कौमों का फैसला है। आप ऐसे बयान देकर नहीं कर सकेंगे चौधरी साहब। और आपको 1-2 फैसले जीत गए हो, अब आप खड़े होकर जैसे खान साहब कहते हैं कल ये होने वाला है, वो हो जाता है, तो आपने तो अदलिया के वकार को दाव पे लगा लिया है। आज आप मेरे साथ बात करते हो, कह रहे हो ये तो रीजनल सोच हमारी नहीं है। आप है क्या? सिंध में आप कहां हैं? सिंध में इस वक्त आप कहां हैं? बलूचिस्तान में इस वक्त आप कहां हैं? हम आपको कह सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आने वाले दिन बड़े अच्छे हैं, हमारी बातचीत हो सकती है, हम कर सकते हैं। बड़ा मामला मरहला पड़ा हुआ है, लेकिन आपका जो लहजा है ये ऐसा है जैसे आप अभी भी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। सिंध के लोग जो भी आप कहें, जितना भी जरदारी साहब कहें कि उन्होंने साजिश की, जो भी आप कहें, सिंध के लोगों का कल भी फैसला पीपल्स पार्टी के हक में था। आने वाले दिनों में आपका रवैया एमक्यूएम वाला रवैया है, आपका मौकफ एमक्यूएम वाला मौकफ है, आपका मौकफ सिंध दुश्मन मौकफ है। ये सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे। मैं रीजनल नहीं हूं, हाँ मुझे फख्र है अपने रीजनल होने पर, मैं सिंधी हूं, लेकिन एक दिन भी मैं ऐसी किसी पार्टी में नहीं रहा जो वफाकी ना हो। मैं कल भी वफाकी पार्टी का था, आज भी आखिर तक वफाक के साथ रहूंगा। आपकी सोच ने खाना खराब किया हुआ है, रीजनल वफाकी कुछ भी नहीं है। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि एक 18वीं तरमीम में हुआ है, उसको तब्दील करने के लिए आपको मरकज में जीतना पड़ेगा, आपको सूबों में आना पड़ेगा। इसमें गुस्सा क्या है कि आप इस अंदाज से बोले कि, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट पावर लेके आ रहे हैं, सूबों में भी उनकी ख्वाब देखने में क्या बुराई है? जिंदगी की अलामत है ख्वाब, इनको भी जिंदा लेकिन फवाद चौधरी साहब हैज अनदर पॉइंट। ही सेज के पंजाब में अगर किसी को जूसर भी साथ दिया जाए तो वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसे बीबी के जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ था, लेकिन मैं कह रहा हूं हालात और हैं। कल तक आपके साथ क्या था सिंध में? आज आपका एक मेंबर है, आप इतराते फिर रहे हैं डॉक्टर साहब पर,
हवा क्या है आपके साथ में। लेकिन ये सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसे आते रहते हैं, ऐसी हवाएं चलती रहती हैं। कल तक कोई पार्टी नहीं थी, आज सब पार्टियां आ गई हैं। आज आपका जो अंदाज है, आप मियां साहब से भी ज्यादा जरा तकब्बराना अंदाज में बात कर रहे हैं। ऐसा होगा नहीं जैसा आप कह रहे हो। ये मामला किसी की डिक्टेट कराने पर नहीं होगा। कौमों का मामला, लोगों का मामला जरा फवाद साहब जरा मुख्तलिफ है। हाँ, आप कह सकते हैं भाई अगर होगा तो जीत नहीं। आप तो बता रहे हैं कि ये जो होने जा रहा है, आप होने जा रहा है, आप देखते हैं 2 महीने हैं, मैं भी आपके प्रोग्राम आपके ख्याल में इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे? इंशाल्लाह होगा। फवाद चौधरी साहब, व्हाट डू यू थिंक, इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे जी? नहीं, अब तो कैंपेन शुरू हो गई है। अब तो इलेक्शन जो है, ये सारा जो बहरान है ये इसलिए है कि आपने इलेक्शन जल्दी नहीं करवाए। अगर 28 जुलाई के बाद ये इलेक्शन हो जाते तो आपको इतना बड़ा सियासी बहरान मिलते ही ना। लेकिन बहरहाल अब तो एक मुल्क में कैंपेन शुरू हो गई है। अब तो इंटरिम गवर्नमेंट, आप देखते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो क्या, जो हमने भी मशवरा दिया है, हम भी अपने नाम दे रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब को हमने भी अपने नाम दिए हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही हैं। इसी तरह पंजाब में भी हम जो पोजीशन पार्टीज हैं बशमूल पीपल्स पार्टी, उनके साथ रब्ता करके हम यहाँ पे भी नाम दे रहे हैं। सो इंटरिम गवर्नमेंट्स बनने जा रही हैं और इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक अब जाहिर है कि 15 जुलाई और 31 जुलाई के दरमियान कोई मुद्दत है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करनी है आइन के मुताबिक। नहीं तो अगर ये जो सुनने में बातें आ रही है कि जो केयर टेकर सेटअप है ये इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने, मैं नाम नहीं पूछ रहा, आप नाम बताएंगे भी नहीं मुझे केयर टेकर सेटअप में जो आप लोग लाना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कितने नाम आपने दिए हैं पीपल्स पार्टी वालों को, कितने नाम शेयर किए हैं आपने, कितनी ऑप्शंस दी हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि नाम खुफिया रखने की तो कोई तुक्की नहीं बनती। तो बता दो आप। एटॉमिक एनर्जी का कमीशन का जो है वो तो नाम नहीं दे रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हम जो है वो नाम खुफिया रखना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं समझ आई कि वो ये नाम क्यों खुफिया जो है रखना चाहते हैं। जो नाम कुछ डिस्कस हुए थे उनमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम था, उसमें जो था वो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का नाम था, उसमें जो है वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का नाम था इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए। और पंजाब के लिए अभी नाम जो है वो हमने देने हैं, वो हम कंसल्टेशन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से और बाकी जमातों से। जो ही वो अपने नाम जो है वो कन्वे करेंगे तो उसके बाद जो है वो नाम हम चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे कन्वे करेंगे। अभी तक चीफ मिनिस्टर ने वैसे इसमें इनिशिएट नहीं किया, लेकिन जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट आर्टिकल 224 के तहत कह नहीं सकती। वो सिर्फ उन्हीं मुद्दत के लिए आएगी जिस मुद्दत में इलेक्शन होने हैं। वो ना सुप्रीम कोर्ट को इंदाज कर सकती है मामले को, ना ही इंटरिम गवर्नमेंट कर सकती है और ना ही कोई ऐसी वजह है। और तीनों पार्टीज अपने इख्तलाफात के बावजूद, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो और PTI हो, तीनों पार्टीज इख्तलाफात के बावजूद इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात एक दिन भी आगे नहीं जाने चाहिए। अच्छा चांडी साहब, जो नाम भेजे PTI वालों ने आपको प्राइम मिनिस्टर के, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के, उनसे इत्तेफाक है आपको या उसमें कोई नाम आप ऐड करना चाहिए? मुझे इल्म नहीं है। अच्छा। ये मामला शाह साहब तक और पार्टी की लीडरशिप तक है। अच्छा। जब वहां से बात आएगी या पार्टी के फोरम में आएगी तो बात कर सकते हैं। वैसे फवाद साहब ठीक कह रहे हैं, छुपाने की बात है नहीं, लेकिन अभी तक बात शाह साहब के यहाँ से नहीं निकली। लीडरशिप से बात हो रही है, जब आएंगे तब कर सकूंगा, ऐसे मुझे इल्म नहीं। एक और चीज जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसको इंटरिम सेटअप को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। टाइम पर होगी इलेक्शन, नहीं तो ये एक नया बहरान जन्म लेगा। एक बड़ी मुसीबत से तो अभी मुल्क गुजर रहा है जो ठंडी हो जाएगी। ये नाकाम गए कानूनी महाज पर हारने के बाद, इन्होंने एक अफरा तफरी पैदा करनी चाहिए, उसमें भी नाकाम गए। अब उस अफरा तफरी को करने के लिए इंतहा तक चले गए हैं। अब इसके बाद और कोई नुक्ता नहीं बचेगा मियां साहब के पास जिसपे ये मुल्क को खड़ा कर दें। जैसे अब मेरा बयानिया, आपका बयाना क्या है? आपका बयानिया इलाकाई सोच की बात है। आप इलाकाई बात कर रहे हैं और इलाके को फिर पुराने जज्बात में लाकर आप वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी वक्त बहुत गुजर गया है, वो नहीं चलेगा। ये साहब भी इस चीज की इंडिकेशन कर रहे हैं चांडियो साहब के जनाब उनको सजा हो सकती है, तो अगर उनको सजा होती है तो उनको इट कैन गो ईदर वेज। सेंटिमेंट्स जो है अवाम के दोनों तरफ जा सकते हैं। एक ये भी हो सकता है उनको सिंपथी वोट मिल जाए, एक ये भी हो सकता है कि उनको सिंपथी वोट ना। मेरे ख्याल में पंजाब की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती है जब आप मुल्क की सालमियत के खिलाफ अपने। सवाल ये है मियाँ साहब कोई सूबाई खुद मुख्तियारी के लिए उठे, कोई सूबाई हुकूक के लिए उठे, कोई अवाम की जिंदगी में बेहतरियां लाने के लिए निकले हैं, या कोई बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए जिसके लिए लोग उठेंगे। वो अपनी जात के लिए चल रहे हैं,
अब जो उनके करीब है वो तो करेंगे, लेकिन अभी भी हुकूमत को खत्म होने दे, ये करीब वाले और आपको नजर आएंगे, अभी और आपको सूरत हाल तब्दील आप कहना ही चाह रहे हैं कि अभी जो करीब बहुत तब्दील होंगे, बहुत हटेंगे। देखिए पंजाब में ये इंतहा है मियां साहब की, मुजीब बनने की ख्वाहिश करना, ये डराते हैं, ये कुछ कुव्वतों को डराने लगे हैं, और लेकिन इनका अपना भी नुकसान हो रहा है। मुजीब रहमान की बात करना कि मैं मुजीब रहमान बन जाऊंगा, आसान बात है। इसका मतलब आप इकरार कर रहे हैं कि सूबों के साथ ज्यादती की थी, आप एतराफ कर रहे हैं कि आपने बंगाल के साथ ज्यादती की थी। पता नहीं चल रहा मियां साहब को, मियां साहब जरा ठीक नहीं है आजकल। क्या हुआ है? मुझे चेहरा तो उनका पुरौलक नजर नहीं आता है, वो कश्मीरी चेहरा, सुर्ख सुर्ख चेहरा, उलझनों में है, अब उलझन की बातें कर रहे हैं जो कल किसी ने की नहीं। इलेक्शन की बात पीपल्स पार्टी ने की नहीं है, और ऐसी बात हमने नहीं की मियां साहब के लिए, जिस पर आज मियां साहब बहुत बड़े जोश और खरोश में आ गए। ये लहजा मियां साहब का नहीं है, लेकिन जब आदमी चिढ़ जाए, जब नाकामियां सामने देखे, तो फिर ऐसा ही नजर आता है। मैं समझता हूं इसी उजरत में बजट पास कराई है, ये हक अगली हुकूमत का था, पता नहीं आए नहीं आए, अपनी तरजीहात मुकर कर दी उन्होंने, लेकिन ये सारी करे लोग देख रहे हैं। अब ये कहना, ये दो बातें हैं, एक खौफ, एक लोगों को जज्बाती करना कि मैं जेल जा सकता हूं जी, फिर ये होगा जी, फिर वो देखेंगे जी, बड़ा बड़ा मामला है। अभी तो आपने बहुत सारे, कुछ भी राणा साहब नहीं है, अच्छा, बखुदा अपना बोया हुआ है जो काट रहे हैं। अभी इनके साथ वो हुआ ही नहीं है। आपके साथ अभी मैं बातें कर रहा था, वो बातें मैंने नहीं की। बीबी साहबा को मुल्तान के एयरपोर्ट पर घसीटा गया, बीबी के यहाँ बेनजीर साहब घुटनों के यहाँ से कपड़े फट गए थे, बेगम साहबा को लाठियां लगाई लाहौर में। क्या देखा, ये पेशी पे जाते हैं, मरियम बीबी जाती हैं, सुरूर लेती हुई जाती हैं, ये पेशियां, वो पेशियां कहाँ है? बेनजीर भुट्टो बनना बहुत बड़ा मुश्किल, ना भुट्टो बन सकेंगे, ना बेनजीर साहबा बन सकती है। तो ये आने वाले दिनों की खौफ है, उनको पता है क्या होना है। रास्ता खुद एक ही दाना आदमी है इनकी पार्टी में, चौधरी निसार अली खान, किसी होशियारी से कहा, मुझे याद है, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मुझे याद है मैंने उसको टीवी पे कहा था कि इस जुमले को चौधरी साहब पर गौर करें। उससे किसी ने पूछा पनामा के केस के दौरान, जी बड़े बड़े लोग उसको डिफेंड कर रहे थे ना, कहा पनामा है, कहा मैं कोई जाती इश्यूज के लिए तर्जुमान मुकर्रर हुआ हूं, उनकी वजाहत करूं, जाकर खुद पूछो। वो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने ओपन कहा कि ये रास्ता आपका नहीं है, वाकई ये मुस्लिम लीग का रास्ता नहीं है। मुस्लिम लीग क्या जाने लड़ाइयाँ, ये वो साजिशों से हुकूमत लेते हैं, साजिशों से उतर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन ये रास्ता अख्तियार किया। देखते क्या होता है आने वाले दिनों में। फवाद चौधरी साहब, दो चीजें समझा दीजिएगा। जो बात मियां शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब पहले दिन से मियां नवाज शरीफ साहब को कहते रहे कि जनाब ये हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द जुडिशरी एंड, मैं जरा खुल के बात करूंगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना अपनाए, वो आज बिल्कुल सामने आ रहा है। लेकिन आज भी मियां साहब उसी तरह हॉस्टाइल एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। डू यू थिंक कि कल को जो जिस चीज़ की निशानदेही भी कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, जनाब उनको सजा हो सकती है, डू यू थिंक कि अगर उनको सजा होती है तो क्या शहबाज शरीफ साहब वो हॉस्टाइल एटीट्यूड अपनाएंगे? क्योंकि वो तो मशवरे देते रहे उनको कि ऐसा मत करें, और कई मेरे ख्याल में अब तो अरसा ही गुजर गया, उन्होंने कहा था ये एटीट्यूड मत अपनाएं, जो निसार भी कहते रहे। तो वो फिर हाउ विल द पार्टी मूव, व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन? जी बड़ा दिलचस्प सिनेरियो आपने खींचा है। देखना यही है कि अगर नवाज शरीफ साहब को सजा होती है तो शहबाज शरीफ की सियासत क्या होगी, ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है और दिलचस्प सिनेरियो है कि इसको कैसे आगे बढ़ेगा। अभी तक देखें, पहली बात तो यह है कि जो नवाज शरीफ का जो बयानिया है या जो नैरेटिव है, उसमें जो चीज़ लैकिंग है वो उनकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे वो देखिए पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने, पाकिस्तान की अदालतों ने या पाकिस्तान के मीडिया में यह स्कैंडल नहीं आया था। एक जर्मन अखबार को एक फोन आया, उन्होंने 3 लाख डॉक्यूमेंट्स दी, उनमें डॉक्यूमेंट्स जो थी वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली की थी, जिनमें कहा गया था कि इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं पाकिस्तान से बाहर। वो प्रॉपर्टीज का जो सोर्स ऑफ मनी है वो नवाज शरीफ साहब 134 दिन ये ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चला, अब 6 महीने से ज्यादा से ये चल रहा है यहाँ पे एहतसाब कोर्ट में। इसका जवाब लैकिंग है। उनसे पूछते हैं आप बताइए ये आपके पास पैसे कहाँ से आए, वो कहते हैं फौज बड़ी बुरी है। आप
आप कहते हैं कि जनाब ये बताएं, ये हसन नवाज 1999 में कह रहे थे मैं तालिब इल्म हूँ, सिर्फ 7 साल में उन्होंने जो है वो 65 करोड़ का घर खरीद लिया वहां पर। वो पैसे कहाँ से आए? 300 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस है आपकी 16 कंपनीज के अकाउंट्स में, ये कैसे हुई? वो कहते हैं नहीं अदलिया बहुत बुरी है, जुडिशरी बहुत बुरी है। सो इन सवालों के जवाब लाके अगर वो अपना नैरेटिव बनाए तो फिर तो कोई बात है। अभी तक उनको चूंकि अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए तो लिहाजा उनको जो जवाब है वो उनसे बन नहीं पा रहा। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं अभी तक लगता यही है कि उन्होंने डिस्टेंस किया है खुद को नवाज शरीफ की सियासत से, लेकिन शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम यह है कि उनका वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक जो है वो जो भी है PMLN का, वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है। लिहाजा वो अपने आप को नवाज शरीफ से अलहदा करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग ये रहा है कि अगर मैंने अलहदा किया तो मेरी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। दूसरी तरफ उनको नवाज शरीफ की सियासत से इख्तलाफ है। सो अब जब ये अगर ये मामला जाता है, अब देखना यही है कि डिफेंस एविडेंस ही रह गई है कि कितनी डिफेंस एविडेंस या कितना लंबा अरसा इसमें मजीद लगता है, और शहबाज शरीफ फिर इसके बाद अपनी सियासत शुरू करेंगे तो वो किधर होगी, क्या होगी, वो एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। सो अभी आप नहीं समझते कि वो अगर मियाँ साहब अंदर होते हैं तो फिर वो अगर मियाँ साहब को सजा होती है, अदालत अगर सजा देती है तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आपका ख्याल है कि हॉस्टाइल एटीट्यूड नहीं अपनाएंगे? ऐसा ही है कि मैं कुछ गलत नहीं समझ गया? बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वो नैरेटिव नहीं दिया है। और देखना फिर ये भी है कि क्या कैपेसिटी है PMLN में हॉस्टाइल एटीट्यूड। वोट बैंक तो वोट बैंक तो है, लेकिन तहरीक की कैपेसिटी होना वोट बैंक से अलहदा है। जैसे अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जब 83 में MRD मूवमेंट चली तो वो उसको कामयाब नहीं कर पाए, लेकिन उनकी एक पीपल्स पार्टी की एक बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी, या जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल वर्कर है आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन PMLN जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेबल्स, और जब भी मुश्किल वक्त आया है ये इलेक्टेबल्स अपनी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है कुछ हिस्सा उसका। चार्डी साहब भी कह रहे थे अभी 31 मई के बाद देखिएगा कई और लोग छोड़ के चले जाएंगे मुस्लिम लीग। नहीं लाइन लगी हुई है, वो तो तमाम लोग हमारे साथ राब्ते में है, सुबह लोग आपके साथ राब्ते में, शाम को हमें साहब। अब मैं कह सकता हूं कि दर्जनों है। हमें मसला सिर्फ यह है कि हमारे पास बहुत हल्के खाली नहीं है, सो हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं जहां पे हमें नजर आता है कि हमारा कैंडिडेट इतना तगड़ा नहीं है, और वहां पे PMLN का जो इलेक्टेबल है या बंदा वो तगड़ा है, वहां पर फिर जो है वो हम उनको लेते हैं, अदरवाइज तो जाहिर है बहुत ज्यादा लोग हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे जरदारी साहब ने भी इंडिकेट किया, और मैं कई दिनों से मैं भी इस चीज़ की निशानदेही कर रहा था कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें जो फैसला होगा वो होगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से। तो डू यू थिंक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो डिसाइड करेंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल है। मेरे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी यकीन है, पूरा उम्मीद है, खसूसन जिस तरह का लाहौर में हमें रिस्पांस मिला कि हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन स्वीप करेंगे तहरीक इंसाफ, और उसके बाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों का कितना स्कोप है, कितने ज़्यादा आ सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान स्वीप करेंगे। जो मुझे समझ आ रही है वैसे कि PTI जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे अटक है, पिंडी है, इसमें तो कंफर्टेबल है, बट व्हाट अबाउट लाहौर जी? लाहौर का एरिया और उसके इर्द गिर्द के इलाके, उसमें भी आप लोग कंफर्टेबल है PTI वाले? नहीं, कई जगह हैं जहां पर जो है वो ओवरऑल तो देखें ना, तकरीबन 141 पंजाब की सीटें हैं, 3 इस्लामाबाद की सीटें हैं, 144 सीटों में अभी भी 115 के करीब जो नशिस्तें हैं उनमें तो PMLN और PTI का 1-on-1 मुकाबला है। पिछला इलेक्शन जो था उसमें पीपल्स पार्टी और PMLQ भी कुछ ना कुछ उनका हिस्सा था, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी और PMLQ बिल्कुल ही आपके समझें कि बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं पंजाब में। सो पंजाब में मुकाबला फिलहाल भी मैं ये समझता हूँ कि PMLN और PTI में ही है, और PTI जो है उसको हमारे लीगल चैलेंजेस बड़े नहीं हैं, PMLN के लीगल चैलेंजेस बड़े हैं, सो मुश्किलात उनके लिए ज़्यादा है, हमारे लिए जो है वो कम है।
ठीक है जी, इनके लिए मुश्किलात कम है जी। क्या एक इस तरह हो सकता है चांडियो साहब के देखें किसी को भी एब्सोल्यूट पावर ना मिले और नंबर गेम ऐसे हो कि जनाब जिसमें भी हुकूमत बनानी हो मरकज के अंदर उसको मिल के बनानी पड़े, तो उसमें आप पीटीआई के साथ चलेंगे आप लोग? पीटीआई अगर अपना दुरुस्त रवैया रखे, रवैया क्या करे, वो लहजा गालियां देगी, क़यादतों की तौहीन करेगी, मजाके उड़ाएगी और एक सियासी तौर पर बालिग जमायत का चेहरा नहीं दिखाएगी, कौमों के हुकूक का इनकार करेगी, तो कैसे उसके साथ चला जा सकता है? लेकिन हालात बड़े बेरहम होते हैं, वो बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं। जितने भी लीडर हैं 18 साल से ऊपर है, बालिग हो चुके। मामला उम्र का नहीं है मामला उम्र का। और फिर लोटे जमा करके तो छोटा कमरा नहीं बनाया जा सकता। नया पाकिस्तान बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ संजीदा लोगों को बुलाएंगे और मैं उनसे मायूस नहीं हूँ। मैं तब भी कहा खान साहब मुल्क की नई क़यादत है, हमें उम्मीद थी, लेकिन अगर वो लहजा पता नहीं किसने इनको समझाया, डी चौक से शुरू है, अभी तक वो लहजा नहीं छोड़ते। इस एक महीने में मैंने उनको खामोश देखा है कि वो जरा ठीक बात कर रहे हैं, तो उम्मीद हो चली है मुझे कि आगे चल के राह बने, कोई रास्ता निकल आएगा। क्यों नहीं बनेगा? जमहूरियत के लिए, मुल्क के वफाक के लिए। दूसरी बात, चौधरी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, बहस भले करें, उनको हक है, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनके साथ जाती है। अगर आप कहें कि एमआरडी नाकाम गई थी, तो 85 में ज़िया-उल-हक जैसे आमिर को इलेक्शन करवाने पे किन लोगों ने मजबूर किया? वो उन लोगों का खून था, उन लोगों की कुर्बानियां थी। ये मुशर्रफ से नहीं करवा सकते थे। ज़िया-उल-हक बहुत बड़ी चीज थी। ज़िया-उल-हक फांसी दे देता था लोगों को, बड़े बड़े बहादुर नहीं निकले। 85 में मजबूर हुए इंतखाब कराने पर, इसीलिए कराए कि लोग बाहर आ चुके थे, लोगों ने इतनी कुर्बानी दी। पंजाब में लोगों ने खुद को जलाया, मुसीबतें की, किले में गई खवातीन। मैं सलाम पेश करता हूँ पंजाब के, लाहौर के, और ये कारकुन मर नहीं गए हैं, उनकी नस्लें जिंदा है। ये माहौल आप देखें तो लेकिन डिसार्ट हो गए। दो बातें, 79 से रियासती मशीनरी ने किस अंदाज से पीपल्स पार्टी को खत्म किया, किस अंदाज से एक पार्टी को ताकत बख्शी। नंबर 2, हमारी मकामी क़यादत की गलतियां, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। तो खास फिजा में चले, लेकिन सियासत है, पाकिस्तान है, आगे चल सकते हैं। तो बस मैं ये कह रहा था चौधरी साहब को, ऐसे ना करें, कुर्बानियां लोगों ने दी है। और राणा साहब, कोई भी तहरीक बेनतीजा नहीं हो सकती। ठीक चौधरी साहब, सूरत निकल सकती है जी, कोई सूरत बन सकती है अगर एब्सोल्यूट पावर किसी पार्टी को ना भी मिले, तो चांडियो साहब कहते हैं जनाब कि आपके साथ हो सकता है कोई हिसाब किताब मरकज में हुकूमत बनाने का। देखें जी, देखिए वो इलेक्शंस के बाद क्या सिनेरियो का बाद का देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो देखिए 272 सीटों के ऊपर इलेक्शन है। पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जो 215 से 220 के दरमियान जो कैंडिडेट्स है वो पुट करेगी। कोई और पार्टी इसके करीब भी नहीं है। पीपल्स पार्टी मैक्सिमम जो है वो 75-80 कैंडिडेट्स अपने जो है वो प्लेस कर सकती है। पीएमएलएन जो है वो 100-125 के करीब अपने कैंडिडेट्स ला सकती है। इसके अलावा कोई और पार्टी जो है वो पीटीआई के नज़दीक भी नहीं है। सो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग पीटीआई को एक भरपूर मैंडेट से नवाजेंगे और हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का, आप तशरीफ लाए। जाते जाते 2 चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है जनाब कि चांडियो साहब कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर रवैया ठीक हो जाए पीटीआई का, तो जनाब ऐसा भी हो सकता है कि मरकज में कोई ना कोई इल्हाक हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कुछ सीरियसनेस पीटीआई के अंदर नजर आए। पीटीआई वाले कहते हैं जनाब कि दे आर वेरी मच पॉजिटिव और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है पीटीआई वाले। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं जनाब कि वो एब्सोल्यूट पावर पीटीआई वाले ले लेंगे और चारों सूबों में लेंगे। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।